हेलो अचीवर्स, A4 का स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक बेहतरीन डेरिवेशन के बारे में। और वो डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसकी जो हमारी सेकंड स्थिति होने वाली है वो कौन सी, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक कितना होगा, ये फाइंड करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव लेकिन उसकी निरक्षीय स्थिति पर। दूसरी चीज आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होने वाली है। तो बने रहिए लास्ट तक और सीधे शुरू करेंगे आज के इस हम क्लास को। देखिए ये है मेरे पहली चीज कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है मुझे और निरक्षीय स्थिति पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसके कारण निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना क्या है, विभव। तो हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं यहां पर। तो ये रहा मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव। ये मैंने बना लिया एक वैद्युत द्विध्रुव। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। एक का नाम, ये एक तरफ एक जो साइड है उसको ए, दूसरा कॉर्नर बी। यहां पर मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश रखा है और यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा है। और ए और बी ये दोनों जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं ये दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हो गए, 2L दूरी पर। अब मुझे क्या कर रहा है कि हम ये मान के चलेंगे कि इसका जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है, O। जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है उसको नाम हम O से देते हैं। ये भी पता कर लिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि A और B के बीच की टोटल दूरी 2L है और ये मध्य बिंदु O है, तो इधर की दूरी बराबर हो गई होगी। तो 2L था तो L इधर हो जाएगी, L इधर हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L। और इधर से भी इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, L। ये बात क्लियर हो गई कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि उसके बीच की टोटल दूरी जो वैद्युत द्विध्रुव AB है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से जो मिलकर बना है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी टोटल दूरी 2L है। अगर द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तो आधी दूरी इधर हो जाएगी, आधी दूरी इधर, L L पे बढ़ गई। अब आपको क्या करना है, जो बिंदु है वो कहां पर है, निरक्ष पर, क्योंकि क्या आपने लिखा है निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्ष कहां पर होता है, यहां पर हम ले लेंगे एक कोई बिंदु। अक्ष क्या है, द्विध्रुव की इधर की ओर, जैसे कि इसकी जो P वेक्टर की दिशा होती है इधर की ओर होती है। तो अगर P वेक्टर की दिशा में ही जो सदिश है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसकी दिशा में लिया जाए तो अक्ष कहलाता है, इसके नभ्यंश पे लिया जाए तो वो निरक्ष कहलाता है। तो हम यहां से क्या लेंगे, ठीक यहां पर हम ले लेते हैं एक पॉइंट, नाम क्या दे देंगे, P। और इसकी जो सेंटर से ही दूरी है वो कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं R है, R दूरी। यहां से यहां तक की, और ये दूरी है बिंदु P से लेकर के O तक की दूरी, यहां तक की मान लेते हैं। ऐसे माना कि O से जो P तक की दूरी है वो कितनी है हमारी, R, स्मॉल r। अब आपको समझना है, देखो यहां से हम इसको मिला देते हैं, ये जो माइनस क्यू वाला पॉइंट है A, इससे भी मिला देंगे। इसी बिंदु को जो प्लस क्यू वाला पॉइंट है B, इससे भी मिला देंगे। ये मैंने बना दिया। और इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। ये हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी लिखा जाता है रेफरेंस। वो क्या लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु से इसके निरक्ष पर, द्विध्रुव के निरक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। ये सारी चीजें आपको लिखोगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इस बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे हम, क्योंकि निकालना क्या है मुझे, विभव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव कितने आवेश से मिलकर बना है, इससे और इससे।
तो अगर मैं कहूं कि वैदिक द्विध्रुव के कारण निकालो, तो वैदिक द्विध्रुव में क्या कौन से लोग बैठे हैं, एक ये और एक ये, तो इसके कारण दोनों के कारण निकाल ले, जो उनका जो कुल आएगा वही क्या हो जाएगा, वैदिक द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि वैदिक द्विध्रुव इससे और इससे मिलकर बना है, तो जो इन दोनों का कुल आएगा वही वैदिक द्विध्रुव कारण हो जाएगा। तो हम क्या क्लिक करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर निकालेंगे विभव, इसके बाद जो उनका कुल आएगा वही होगा द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विभव। तो आपको बात ये पता होनी चाहिए कि जब वैद्युत विभव निकालते हो तो जिस आवेश के कारण निकालते हो, जिस बिंदु पर निकालते हो, उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण जब पी पर निकालेंगे हम, तो क्यू से पी तक की दूरी मुझे चाहिए होगी, तो इसके लिए हम लंबकण आधार का यूज करेंगे। तो पीओबी, त्रिभुज पीओबी देखो ऐसे बना है, ये दूरी r है और ये दूरी इतनी OB कितनी है, ये O है, ये नाम भी दे दें, ये P है पॉइंट, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B है। देखो ये दूरी तो L हो गई, आपको पता है, ये बीच वाली दूरी, नीचे वाली L है वो भी पता हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, ये पता है, करण। देखो ये तो ठीक 90 अंश पे है। अगर आपसे हम यहाँ कहें कि पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण ये है PB, इसी के मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर लिखा रहे हैं। तो आधार कितना है जो जमीन पे पड़ा हो, तो ये कितना है L, तो L का स्क्वायर, तो जिसे हम सीधे लिख देते हैं L स्क्वायर, काम खत्म कर दो यहां से, L स्क्वायर प्लस ये लंब है, L फॉर लंब, ये है लंब, ये कितनी है R, तो R का स्क्वायर। अगर यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो K बराबर आ जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो मुझे ये पता चला कि जो कर्ण की वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी। तो आप जान गए होंगे अब कि ये जो वैल्यू यहां से आएगी, B से P तक की दूरी आएगी, वो आएगी हमारे पास रूट में L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चीज L इधर है वही L चीज इधर है? इस त्रिभुज में आपको नीचे वाली चीज L पता थी, ऊपर वाली R, तो इस त्रिभुज को जब लोगे POA में, तो नीचे की L पता है, ऊपर की R, तो सेम चीज वही निकलेगी। तो यहां पर भी क्या लिख दोगे, इतनी की दूरी L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, फिर से आप समझ लो कि त्रिभुज POB लिया गया है। यहां पर ऐसा क्यों लिया गया है, क्योंकि जब हम इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस Q के कारण निकालेंगे। तो मुझे जिस आवेश से जिस बिंदु तक निकालते हैं विभव, तो वहां तक की दूरी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। अब हम सीधे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। और जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R से, इस फार्मूले का यूज करके आपको निकालना है। क्यों, मैंने आपको बता चुके हैं, ये इसका डेरिवेशन भी करा दिया है। अगर आप तक अभी नहीं देखा है तो आप जाओ और सबसे पहले इस लेसन का जो पहला है लेक्चर नंबर 1, उसको आप देखो। डेरिवेशन में जो लेक्चर नंबर 1 है उसको आप देखो, क्योंकि वो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वहां पर ये डेरिवेशन करके आया था। तो ये वहां से लिया गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, तो इस फार्मूले को यूज करके निकाल लेंगे हम लोग। तो ये सोचो प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव होगा, माइनस क्यू के कारण विभव होगा, मतलब दो के दो विभव होंगे। तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण करते हैं तो उसके लिए मान लेते हैं V1 है विभव, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिखी रहने देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बताओ प्लस है तो अपने पास प्लस का ही Q होगा, बटे R की वैल्यू, ये R क्या है, जिस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हो वहां से वहां तक की दूरी। तो प्लस Q से P तक की दूरी कितनी है, यही तो है रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि कर्ण कितना निकला यहां से यहां तक का, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यही दूरी बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, रूट में L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये रहा समीकरण नंबर 1।
अब वैसे ही हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, और ये कितना आने वाला है, देखो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। v अब इस बार v2 बन जाएगा बराबर, देखो चिन्ह कैसा माइनस का है, तो आपको एक बात आराम से अच्छे से नोट करके लिखनी है कि जो विभव है वो अदिश राशि है, और ये प्लस आवेश के कारण प्लस का आएगा विभव, और जो माइनस आवेश के कारण आएगा तो वो माइनस का विभव लिया जाता है, तो वो माइनस का आता ही है। तो यहां पर जो माइनस क्यू के कारण कैसा होगा माइनस का, तो ये माइनस चिन्ह पहले लगा देते हैं। अब ये चीज लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू की तो क्यू तो ही है ये मेरे पास भी, तो क्यू लिख दिया मैंने। आर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, रोड में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। चलो देखते हैं बिंदु P पर कुल विभव जो होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि ये अदिश राशि है सीधे जुड़ जाती है, V1 प्लस V2। तो V की वैल्यू देखो, V1 का मान ये लिखा है, ये पूरा लिखेंगे तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में रूट में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब आपको ये समझना है, ये V2 है प्लस यहां लगाना है पहले, तो V2 का मान कैसा है माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस चिन्ह सीधे लगा देते हैं और क्या लिखेंगे, ये चीज लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में रूट में L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहां से गौर करके समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सारी चीजें गौर से देखो चिन्ह सहित। अब इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये सारी चीजें सेम लिखेंगे, और ये प्लस का है तो ये कैसा हो गया माइनस का, अगर ये प्लस और ये माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो जो V टोटल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 0, कितना आ जाएगा 0। अब आप क्या कह सकते हो कि जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव आता है वो कितना होता है, सदैव शून्य होता है। ये रहा पहला डेरिवेशन। अब हम ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये प्लस के ये माइनस के तो कैंसिल आउट होंगे तो 0 आएगा। तो आप जान गए कि वैद्युत विभव क्या होता है कि किसी जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव आता है वो कितना आता है, शून्य। एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा बिंदु संभव है जहां पर वैद्युत विभव, या सिर्फ कहेगा विभव, कि क्या कोई ऐसा बिंदु कहीं पर संभव हो सकता है, वैद्युत द्विध्रुव कारण कोई ऐसा बिंदु संभव हो सकता है कि जब उस बिंदु पर विभव शून्य हो जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ना हो, तो वो पॉइंट यही होता है निरक्ष वाला बिंदु। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आया था, जबकि वैद्युत विभव का यहाँ व्यंजक कितना आया, शून्य। इसका मतलब हाँ, ऐसा बिंदु निरक्ष पर संभव है जहां पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, होता ही है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये भी डेरिवेशन एक अच्छा है डेरिवेशन अपने आप में, ये कभी कभी पूछा भी जाता है, 1 नंबर में आता है। तो अब आप इसको समझेंगे हम लोग। देखो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि कोई 2 आवेश हैं, मेरे पास कोई 2 आवेश हैं, मान लेते कि ये प्लस क्यू आवेश है और यहां पर भी प्लस Q2 आवेश है, तो क्या आपने देखा कि अगर इन दोनों को करीब लाओगे, पास में लाओगे, तो मुझे कुछ कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और इनको लाओगे तो कुछ कार्य करना होगा। अगर ठीक इसी तरह अगर ये वाला माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाए, तब भी आपको कुछ कार्य करना होगा, क्योंकि ये दोनों अभी भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां अगर ये माइनस क्यू हो जाए और यहां प्लस क्यू, तो इनमें कार्य नहीं हुआ, अपने आप कार्य मिलेगा। मतलब आप ये एक बात तो देख ली कि अगर आवेश है तो उनके कारण कार्य मिले या तो किया जाए, तो कार्य होगा ही होगा। तो बस क्या करना है कि जब
ये जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसको ऐसे समझने के लिए कि जो आवेश को परस्पर समीप लाने पर जितना कार्य किया जाता है वही कार्य किसमें संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जो आवेशों को परस्पर समीप लाने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य किसमें संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बस अब सीधे हम इसको आराम से कर लेंगे। पहले इनको मिटा देते हैं और इसकी परिभाषा भी बताएंगे और सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो आवेशों की किसी निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, उस कार्य के बराबर होती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये देखो, अब बनाते हैं हम एक चित्र। सबसे पहले तो हमने ये माना कि मान लेते हैं कि एक यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है और ये मैंने ऐसे कर दिया, इनके बीच की दूरी r दिखा दी, इनके बीच की दूरी r। इस पॉइंट का नाम a दे देंगे और उस पॉइंट का नाम b दे देंगे। तो ये रहा मेरा पॉइंट a और ये रहा पॉइंट b। अभी आपको दिखाने के लिए तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि यहां Q1 है और यहां आवेश Q2 है, लेकिन आपको समझना क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर A और B दो पॉइंट है, पॉइंट A पर Q1 आवेश रखा है, पॉइंट B पर Q2 आवेश रखा है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। अब ये जो AB है, जो A और B, इस AB को टोटल मिला दे अगर हम AB पढ़ें तो AB एक निकाय होता है। निकाय का मतलब ये जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक चीजें हों। तो AB मिलाकर कह रहे हो तो AB एक पूरा दो अक्षरों से मिला हुआ एक संख्या बन गई, या समझो AB एक दो अक्षरों से मिला है तो इसे क्या कहोगे, निकाय। ठीक है, और ऐसे भी समझ लो इसमें Q1 इसमें Q2 रखा है तो ये निकाय बन गया। ठीक है, तो ये होता है निकाय। तो क्या कहेंगे हम लोग कि आवेशों के किसी निकाय की, निकाय शब्द ये बात याद रखना, निकाय कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसका मतलब यह कि अगर मुझे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आपको थोड़ी देर के लिए यह मानना होगा कि Q2 यहां पर नहीं है, Q2 यहां पर नहीं है, ये कहां पर है, अनंत पर। तो ये Q1 यही रहेगा, Q2 अनंत पर है। और अगर अनंत से जो आवेश है Q2 उसको B तक ले आओ, मुझे क्या बनाना है, AB एक निकाय है और मैं ये चाहता हूं कि AB मेरे पास एक निकाय बन के तैयार हो जाए और मेरे पास सिर्फ Q1 है। आप भूल जाओ कि ये मेरे पास है, अभी आप भूल जाओ, जैसे भूल जाओ कि मेरे पास Q2 है यहां पर अभी, तो आप क्या करोगे, Q1 मेरे पास है और मुझे AB का निकाय चाहिए तो B पर कोई एक आवेश ले आते हैं। तो वही ये जो Q2 है इसी को हम अनंत में मानेंगे और अनंत से इसको लाने पर जितना कार्य करेंगे वो निकालेंगे और वही कार्य क्या बन जाएगा हमारे लिए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्यों, क्योंकि जैसे इसको अनंत से यहां तक लाओगे निकाय बन जाएगा। और आपने क्या पढ़ा कि निकाय की रचना करने में जितना कार्य किया जाता है भाई स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो देखो अब हम शुरू करते हैं, आराम से समझना। हम सीधे ये लिखेंगे कि माना, लिख दे इसमें हम थोड़ा सा, माना एक बिंदु O है, एक बिंदु A है जिसमें, या एक निकाय लिख देते सीधे, एक निकाय AB है, एक निकाय AB है जो Q1 व Q2 आवेश से मिलकर बना है। क्या मैंने मान लिया कि माना है कि निकाय AB है जो Q1 और Q2 आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है, अभी ये तो बना है, मैंने बना लिया अपने आप से ही, लेकिन मुझे अगर निकालना है, व्यंजक फाइंड करना है, तो आप क्या मानोगे कि B पर जो Q2 है ये B पर ना होकर अभी कहां है, अनंत पर। तो लिखेंगे इस निकाय की, मिलकर बना है, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना
Q2 बिंदु B पर ना होकर, आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। माना Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। बस इतनी सी बात थी। तो अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा इसको पढ़ने के बाद कि माना एक निकाय AB है जो Q1 और Q2 आवेश से मिलकर बना है। इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना Q2 बिंदु B पर ना होकर कहां पर है, अनंत पर। क्यों? क्योंकि पहले से अगर निकाय बन गया तो अब किस बात की ऊर्जा निकालेंगे। तो इसलिए हम निकालने के लिए ये सोचेंगे कि ये जो B Q2 जो रखा है B पर, वो अभी Q2 है नहीं, यहां पर हम लाएंगे बाद में। क्योंकि अगर हम कार्य करेंगे अनंत से इस आवेश को इस Q1 से इतनी दूरी पर ला दे और एक निकाय बना दे AB, तो जो निकाय बनाने में, रचना करने में हमें कार्य करना होगा वही क्या बन जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम आराम से अब निकालेंगे कि अब सोचो मेरे पास Q2 अभी नहीं है, यहां पर क्या Q2 नहीं है। तो अब हम लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, क्योंकि होगा, क्योंकि ये आवेश है और बिंदु R दूरी है तो आराम से होगा विभव। तो लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, और क्या निकलेगा इसके कारण 1/V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर मानना चाहो तो मान लो कि माना यह निकाय ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, या लिख दोगे तो बस ये K भी लगा दोगे, और क्या होगा Q बटे में दूरी कितनी है R, Q की जगह ये Q बटे R होता है, लेकिन Q की जगह पे अपने पास क्या Q1, तो यहाँ Q1 कर दो। दूरी Q1 से B तक की जहां तक निकाल रहे हो, तो Q1 से B की तक निकाल रहे हैं तो कितनी दूरी R, तो ये R। बस ये समीकरण 1 बना दो। अब हम ये लिखेंगे कि जो Q2 है उसको हम अनंत से उठाकर कहां तक ला रहे हैं, B तक, और अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य करना होगा ये हम बता दें आपको कि आपने ये पढ़ा होगा कि V बराबर होता है W बटे Q। ठीक है, इसी क्या पढ़ता विभव, ये कार्य, ये आवेश, कि किसी आवेश को अनंत से, अगर यहाँ Q0 ऐसे पढ़ा था कि एकांक धन परीक्षण आवेश को या किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये निकला था, तो यहां से W निकालने तो क्या VQ हो जाएगा, VQ0। ये तो स्पेशली किसके लिए है, Q0 के लिए। लेकिन अगर मेरे पास Q0 ना हो, Q आवेश है, तो यहाँ पर Q हो जाएगा, बस बात खत्म। क्योंकि अगर Q2 ला रहे हो तो यहाँ पर Q0 ना होकर Q2 लाएंगे, तो इस वजह से कोई भी आवेश हो सकता है, तो ऐसे बन जाएगा। तो हम बस इसी को देखते हुए आराम से समझ लेना। हम लिखेंगे Q2 को बिंदु वो अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, अब इसको कैसे निकालोगे आप, इस फार्मूले का यूज करना। अब ला रहे हो ना, अब आपने लिख दिया कि B तक लाने में, तो अब यहां आप इमेजिन करो और या लिख भी लो, अब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि ये आ गया, क्योंकि मैंने कार्य लिख लिया है। तो यहां से जो W होगा, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, VQ से। इस फार्मूले का यूज करो तो V का मान कितना है, V का तो यही मान है, V लिखेंगे, और जो Q है वो कौन सा आवेश है अपने पास, Q2, तो V इंटू Q2 इतना लिख देंगे। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे कि मुझे कार्य कितना होगा, विभव, उस बिंदु पर विभव। देखो कार्य कैसे निकाला जाता है, जिस आवेश को जिस बिंदु पर ला रहे हो तो उस बिंदु का विभव और गुणे में जो आवेश ला रहे हो उसको लिख दो, तो वही क्या हो जाता है कार्य। तो मैंने कहां पर ला रहे हो, बिंदु B पर, तो बिंदु B का विभव कितना है ये निकाला है मैंने, बिंदु B पर विभव, बिंदु B का विभव हो गया। तो गुणे पे किस आवेश को ला रहे हो, Q2 को, तो वो रख दिया, और इसी को गुणनफल को क्या कहते हो, कार्य। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मुझे W के मान चाहिए, तो V हटा देंगे तो V की वैल्यू ये रख देंगे। लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर
देखो अब रखते हैं हम, तो कितना आएगा, W बराबर V की वैल्यू ये पूरी लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R, इतना हो गया। ये तो सिर्फ V की वैल्यू हुई, आगे कितना लिखा है Q2, तो Q2 भी तो लिखेंगे यहाँ पर। अब इसी को थोड़ा सा सही तरीके से लिख दे, तो W बराबर क्या होगा, ये K लगा दें, K भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट, ऊपर क्या हो जाएगा Q नॉट, और बटे में कितना है R। यही है हमारा फार्मूला, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है कि जो W आएगा इतना कार्य करना होगा। और आप जानते हो कि यही W इसकी परिभाषा के अनुसार किस में बदल जाता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो बस आगे एक लाइन और लिख देंगे कि अतः W बराबर U या U बराबर W, और क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R, ये निकल आएगा। अब यहां से आपको ये समझ में आया कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर आपको जैसे कि ये क्या समझना है कि जो U है, ये अगर यहां पर तो दो ही आवेश हैं, लेकिन अलग अलग आवेश हो जाए, उनकी दूरी अलग अलग है, तो फिर कैसे निकालोगे। तो सीधे फार्मूला आपको समझना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है, और यहाँ पर Q3 रखा है। यहां से यहां तक की दूरी R1 है, यहां से यहां तक की दूरी R2 है, और यहां से यहां तक की दूरी R3 है। तो जो इनके कारण जो कुल वैद्युत तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा आएगी वो U बराबर जो आएगी, तो समझना एक इस Q1 Q2 के कारण अपनी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, Q2 Q3 के कारण होगी, और Q3 Q1 के कारण होगी। इन दो आवेशों के कारण अपनी स्थितिज ऊर्जा, इसके कारण अपनी ऊर्जा, कुछ इसके कारण ऊर्जा। तो इसके कारण वाली ऊर्जा को U1, इसकी वाली ऊर्जा को U2, और इसकी वाली ऊर्जा को U3, ऐसे मान लेंगे। अब सभी की वैल्यू जब रखोगे तो सभी में इतनी चीज तो कॉमन आएगी ही आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो जितनी चीजें कॉमन कर लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो यहां जो U1 है किसके कारण निकालो, Q1 Q2 के, तो आवेश ऊपर वाला Q1 Q2 आएगा, और उनके बीच की दूरी देखो Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 उनके बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी R1 प्लस V2। जब U2 निकालोगे तो इसके कारण निकाल रहे हो, तो आवेश कौन आएगा Q2 Q3, और बटे में इनके बीच की दूरी R2। फिर आगे क्या आएगा Q3 Q1, और बटे में R3। तो इस तरह निकाली जाती है। कई सारे आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इस तरह निकालते हैं, अदिश जोड़, इसे कहते हो अदिश योग का नियम या बीजगणितीय नियम के तहत, ठीक है। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।